हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए हम झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई 2024 सेशन में जो भी मॉडल सेट तैयार किया गया था उस क्वेश्चंस को हम बताने वाले हैं। यानी 2023-24 सेशन में झारखंड बोर्ड के द्वारा 11th साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो मॉडल सेट जारी की गई थी उसी आधार पर आप 2024 हो उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न बिल्कुल पिछले ईयर जो 2024 में हुई थी सेम उसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तक 2025 का मॉडल पेपर तो आया तो नहीं है, बट अगर आप 2025 में होने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 2024 का जो मॉडल सेट है जो हम अभी जो हम अपलोड करने वाले हैं आप उसका उपयोग करके अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024 में केमिस्ट्री का जो जारी की गई मॉडल सेट था उसका क्वेश्चंस और आंसर हम बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, ये है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र बहु विकल्पीय प्रश्न कक्षा 11 विषय है केमिस्ट्री, समय है 1 आवर और पूर्णांक है 40 मार्क्स। तो इसका आप लोग जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसे देख लोगे ताकि अगर आने वाले समय में अगर इस पैटर्न में अगर एग्ज़ाम आपका होगा तो जनरल इंट्रोडक्शन में आपका समय बर्बाद ना हो। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि राइट साइड में जो 0 होता है विदाउट डेसिमल वाले नंबर में, जिसमें दशमलव लगा हुआ ना हो, जिसमें डेसिमल लगा हुआ ना हो और उसमें कोई भी नन जीरो से, या कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में जो 0 रखा हुआ है अगर उस 0 के बाद एक भी नन जीरो नंबर नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की गिनती में नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। अब 2 नंबर जो है हमारा उसमें इम्पीरिकल फॉर्मूला बताना है किसका, तो CH3COOH। तो इन सभी को हम एक जगह अगर काउंट कर लें, कार्बन कितना है तो 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है तो 4, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है तो 2। तो इस हिसाब से इन सब का रेशियो कितना आ गया तो 2:4:2, ठीक है, 2/4/2। अगर इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में लाते हैं तो 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा तो डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 3 नंबर में ध्यान दोगे, इफ यू हैव 300 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलरिटी NaCl, ठीक है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 4.5 मोलरिटी NaCl कैन यू मेक। यानी यदि आपके पास 1.5 मोलरिटी NaCl का 300 मिलीलीटर है तो आप 4.5 मिलीलीटर NaCl के कितने मिलीलीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फिलहाल तो हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें सबका ऑप्शन एक बार देख लोगे, ए में है 100, बी में है 200 और सी में है 300 और डी में है 400। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इसमें किस में होगा, 1 ग्राम AU में, 1 ग्राम Na में, या 1 ग्राम Li में, या तो फिर 1 ग्राम Cl2 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताया जाएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन देख लोगे एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमियम।
ब्रोमीन। ब्रोमीन में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन में जो प्रेजेंट रहता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा सी नंबर, बामर सीरीज, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का इसमें 3 डायमेंशनल शेप को एक्सप्लेन कौन करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद है 9 में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। यानी अगर n इक्वल टू अगर 3 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। CH4 के साथ इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, ठीक है। 11 में है, आउट ऑफ FON एंड Cl, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका है और स्मॉलेस्ट साइज किसका है वो बताना है। 13 में है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद 14 में है, डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। नेक्स्ट में है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। 17 में है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। 18 में है, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। इसके बाद, फॉर द प्रोसेस टू occurs अंडर isothermal condition the correct condition is। ट्वेंटी में है, फॉर द रिएक्शन द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर रेस्पेक्टिवली। इसके बाद, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द रिलेशन H इक्वल टू U प्लस PV, U रिप्रेजेंट्स, U किसको रिप्रेजेंट्स करता है। तो यहाँ पर जो U जो है सो हमारा इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो D नंबर हो जाएगा। 23 में है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में है उसके बाद क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द अबव रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, Kc इक्वल टू CO2। इसके बाद 24 का है, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। तो इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा
सी नंबर। इसके बाद 25 में ध्यान दोगे, एज्यूमिंग कंप्लीट डाइसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द 0.0001 MHCl सॉल्यूशन। इसके बाद है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो इसका 6 होगा, डी नंबर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। 29 में है CH3, उसके ब्रैकेट में फिर 3 है, C है, Cl है, इसका IUPAC नेम लिखना है। 30 में है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का इसमें टोटल नंबर बताना है। 31 में है H2C डबल बॉन्ड O में C का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। 32 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। 33 द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाउंड इन, यानी दोनों में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो बताना है। नेक्स्ट है द सब्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज। नेक्स्ट में एक जहाँ पर क्या होगा वो बताना है। इसके बाद 36 द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 Kelvin gives the necessary condition for any system to be aromatic are। 38 में जो रिएक्शन दिख रहा है आप लोग को, उसमें बताना है दिस रिएक्शन इज नॉन एच, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, कॉल्बिज रिएक्शन कहलाता है या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है या तो फिर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है या तो फिर उर्ज रिएक्शन कहलाता है, ये बताना है आप लोग को। 39 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। 40 में है द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 गिव्स। जब इसका डिहाइड्रेशन हम लोग कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनता है इसमें, तो इथीन बनता है, यानी ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए इन सबका एक एक करके सबका हम सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260, तो इसमें 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो ध्यान दो सेकंड नंबर में क्या था, CH3COOH, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला बताना है। तो किसी का भी इंपिरिकल फॉर्मूला बताने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, तो क्या होगा, C 2 ठो है तो C2 हो जाएगा, H यहाँ पर 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान दोगे रेशियो क्या आ जाएगा, 2:4:2। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी 1:2:1, यानी इसका इंपिरिकल फॉर्मूला जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, C में 1 हो जाएगा, ठीक है, और H में 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन में 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा CH2O, यानी ये आ जाएगा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। जो ये ऑप्शन कहाँ पर था, तो ये इसका ऑप्शन था सबसे लास्ट में डी नंबर में। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हो गया।
अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, इफ यू हैव 300 मिलीलीटर ऑफ 1.5 NaCl, यानी ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक जो सॉल्यूशन दिया हुआ है NaCl, एक जो NaCl दिया हुआ है, इसका मोलरिटी दिया हुआ है यानी M1 दिया हुआ है 1.5 m, ठीक है 1.5 m, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है V1 300 मिलीलीटर, ये दिया हुआ है। क्योंकि दिया हुआ है इफ यू हैव 300 मिलीलीटर ऑफ 1.5 m NaCl, यानी आपके पास एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 300 मिलीलीटर और मोलरिटी दिया हुआ है 1.5। अब दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 4.5 m NaCl, यानी जो दूसरा जो NaCl है उसका दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है 4.5 m, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। पूछा गया है कि यदि आपके पास 1.5 m NaCl का 300 मिलीलीटर है तो आप 4.5 m NaCl के कितने मिलीलीटर बना सकते हैं। यानी अगर इसे हमें 4.5 मिली मोलरिटी वाला सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ से M1 V1 मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ से M2 V2 मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल होना चाहिए। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होना चाहिए। हमें V2 का मान निकालना है तो V2 इक्वल टू आ जाएगा M1 V1 बाय M2। तो M1 का वैल्यू 1.5 है, V1 का वैल्यू है हमारा 300 और M2 का वैल्यू है 1.5, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेसिमल और यहाँ से डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये 15 से ये कटेगा 3 होगा, 3 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 100 मिलीलीटर, यानी कितना आ जाएगा तो 100 मिलीलीटर। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन में क्या था, ए नंबर, ठीक है। 100 मिलीलीटर कहाँ पर था तो ए नंबर में था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी ये जो चारों जो दिया हुआ है इस चारों में से किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज आप लोग को पता होगा कि जो 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। एक मोल में इतना एटम होता है, ठीक है। और हमें पूछा गया है इन चारों में से किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो सीधी सी बात, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये होता है, ठीक है। एक मोल में इतना एटम होता है, पहला चीज। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल हमारा आ जाए उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसका एटम भी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान दोगे, अगर इसका हम निकालते हैं, इसका, ठीक है, तो ध्यान दोगे सबका गिवन मास 1 ग्राम है, सबका गिवन मास 1 ग्राम है, ठीक है। मतलब ये जो न्यूमरेटर में है सबका सेम है। नीचे क्या चाहिए, तो ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान दो, यहां पर 1 को हम डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से, यहां भी हम डिवाइड करेंगे 1 को ग्राम एटॉमिक मास से, यहां भी हम डिवाइड करेंगे 1 को ग्राम एटॉमिक मास से, और यहां भी डिवाइड करेंगे 1 को हम ग्राम एटॉमिक मास से, क्योंकि सबका तो गिवन मास 1 ग्राम ही है। अब क्वेश्चन है
कि जिसका डिवाइड में कम होगा, जिसका डिवाइड में कम होगा उसी का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास इसमें से किसका कम है, एयू का या एन ए का या एल आई का या सी एल का। तो ये जो एल आई है, एल आई का ग्राम एटॉमिक मास सबसे कम होता है, यानी सबसे डिवाइड में सबसे कम इसका होगा। तो 1 का डिवाइड में सबसे कम मतलब ये रिजल्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्रोमीन दिया हुआ है, ठीक है। और इस ब्रोमीन में ध्यान दोगे, सबसे पहले ये जो नीचे जो लिखा रहता है ना उसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर में जो लिखा रहता है उसे हम लोग मास नंबर कहते हैं और उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले ये जो 35 है वो एटॉमिक नंबर है जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऊपर में जो 80 लिखा हुआ है वो मास नंबर है, हमारा 80 है। इतना आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन जो होता है, अगर एटम न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है मतलब इसमें कोई प्लस माइनस लगा हुआ नहीं है, तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, और वो किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर यानी नीचे वाले के बराबर होगा। इतना तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब P प्लस एन यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू होता है मास नंबर, ठीक है। तो Z का वैल्यू कितना है, तो 35, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या भी मेरा 35 आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारा 35 आ गया। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो P का वैल्यू जो 35 है यहाँ पर 35 लिख दो, और A का वैल्यू जो 80 है इसको 80 लिख दो। तो N का वैल्यू आ जाएगा 80 माइनस 35, यानी कितना हो गया, तो 45 आ गया। यानी प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35, न्यूट्रॉन 45। तो यहां पर क्या क्या पूछा गया था, यहां पूछा गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, फिर प्रोटॉन पूछा गया था, फिर न्यूट्रॉन पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन कितना आया, तो 35 आया, ठीक है। प्रोटॉन कितना आया, तो 35 आया। न्यूट्रॉन कितना आया, तो 45 आया। तो ये जिस आंसर में आपका ये ऑर्डर दिख रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो कहाँ दिख रहा है, 35, 35, 45, ये हमें दिख रहा है बी नंबर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 6 नंबर, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी व्हाट विल बी द वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लैम्डा हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे हमें वेवलेंथ निकालना है, यानी हमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg, मास दिया हुआ है 0.1 kg, ठीक है। मास है 0.1 kg, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लोग पढ़े होंगे, तो लेमडा इक्वल टू था h/mv। ये ऐसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम बता रखे हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। लेमडा इक्वल टू क्या था, h/mv। तो पता होना चाहिए h का वैल्यू सबसे पहले, तो h का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये होता है, ठीक है। अब मास का वैल्यू पुट कर देंगे 0.1, वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे 10, ठीक है। तो अब इस 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 आ गया, तो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो मेरा यही रह जाएगा भाई, यानी 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34
34। तो ऐसे तो ऑप्शन में दिया हुआ है 6.626 दिया हुआ है, तो उतना तो अप्रोक्सीमेट आपको करके चलना पड़ेगा, यानी हम ये इसी में 6 अगर लेके चले चल सकता है। 6 आंसर कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर ये दिया हुआ है। अगर कहीं आंसर कभी ऐसा होता 6.63 होता तो आपको उसको टिक आउट करना पड़ता, क्योंकि इस 6 को हटा के यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 आया, जो कि आपका आंसर डी नंबर में है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 में, द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम which appear in the visible range of electromagnetic spectrum। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? 7 में पूछा गया है द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बता रखे हैं, उसको आप लोग देखोगे एक बार। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ लाइन जो होता है वो 5 प्रकार से बताया गया है वह। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से रिटर्न होता है लोअर ऑर्बिट में तो एनर्जी रेडिएट्स करता है, तो उस समय जो लाइन ऑफ द सीरीज प्राप्त होता है उसी को हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किए हैं। तो जब किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिटर्न हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। कहीं से भी फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज बोलेंगे। कहीं से मतलब हायर से। ठीक है, अब किसी हायर से अगर सेकेंड में आ रहा है तो उसे हम लोग बाल्मर सीरीज बोले थे। ठीक है, अगर किसी भी हायर से अगर थर्ड में आएगा तो पासेन सीरीज बोले थे। कहीं से भी अगर हायर से अगर फोर्थ में आएगा तो हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोले थे। और अगर किसी अदर हायर से अगर आता है तो उसे हम लोग, अगर 5 में आता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो फंड सीरीज बोलेंगे। तो एक चीज यहां पर यह भी याद रखना है कि इसमें जो भी लाइन ऑफ सीरीज होगा, ठीक है, जो भी रे यूज होगा उसका जो वेवलेंथ रेंज हो या फ्रीक्वेंसी रेंज हो वो जो है सो अल्ट्रावायलेट का जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज जो होता है वो इसका रेंज होता है, उसी रेंज के अंतर्गत ये लाइज करता है। ठीक है, और बाल्मर सीरीज में जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम आता है उन सब का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है सो विजिबल रे जो होता है, विजिबल लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत आता है, उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, और बाकी इन तीनों का फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज में थोड़ा अलग अलग होता है, बट इन तीनों का जो रेंज है वो इंफ्रारेड रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन का जो रेंज है उस रेंज में कौन जाकर के अपीयर होता है? लाइमन सीरीज या पीफंड सीरीज या बाल्मर सीरीज या पास्चन सीरीज। ठीक है, तो कौन अपीयर होता है? विजिबल में कौन अपीयर होता है? तो बाल्मर सीरीज होता है। तो बाल्मर सीरीज यानी सी नंबर। आंसर क्या होता है इसका? तो सी नंबर होगा। ध्यान रखोगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज पता होना चाहिए, आप लोग को पढ़े हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स का जरूरत पड़ता है। सेट ऑफ द 4 नंबर्स का जरूरत पड़ता है। तो सेट ऑफ द 4 नंबर्स जो हमें एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे अबाउट द न्यूक्लियस,
यानी किसी भी एटम में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट जानकारी हमें दे, उसके लिए 4 नंबर का जरूरत पड़ता है, सेट ऑफ द 4 नंबर्स। इसी सेट ऑफ द 4 नंबर्स को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। और वो सेट ऑफ द 4 नंबर्स क्या है? तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 4 क्वांटम नंबर है ना, ये चारों क्वांटम नंबर मिल करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाले एक इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी हमें देता है। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो बताता है। ये हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में बताता है, एनर्जी वगैरह के बारे में बताता है, रेडियस वगैरह के बारे में बताता है। और ये जो हमें बताता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल का जानकारी देता है, या ऑर्बिटल का शेप कैसा है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बताता है, उसका ओरिएंटेशन बताता है, किस प्रकार से ओरिएंट कर रहा है। और ये जो है उसका स्पिन बताता है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों मिल करके एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण जानकारी हमें देता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दोगे, which of the following quantum number define the 3-dimensional shape of orbital। ऑर्बिटल का शेप को कौन सा डिफाइन करता है? तो ऑर्बिटल का शेप को हमें एजीमुथल डिफाइन करता है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाता है इसका? तो बी नंबर हो जाता है, 8 का बी नंबर। इसके बाद 9 में है, what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equal to 3। ठीक है, 9 के लिए, 9 में दिया हुआ है n equal to 3 दिया हुआ है। तो n equal to 3 के लिए पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा गया है। तो ध्यान दोगे इसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है 2n²। ये किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये 2n² का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 × 3² तो कितना आएगा? 2 × 9 यानी 18 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? तो 9। तो आप लोग को पता होगा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार ऑर्बिटल वाइज जो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इस प्रकार से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास? 18। तो इसके लिए ऑर्बिटल कितना चाहिए? 9 चाहिए। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 9। क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट आधा होता है ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 9 ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अब 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। जो CH4 है, उस CH4 के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? CH4 के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो पहले हम इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम देख लें कि इसमें आखिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना है। तो कार्बन जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का 6 आ गया। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 1 हो जाएगा। यानी 6 + 4 दैट इज 10 आ गया। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? तो 10 आ गया। अब बाकी यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए में सोडियम। ए में क्या दिया हुआ है? तो सोडियम।
बी में कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए आर, सी में क्या दिया हुआ है, तो एन ई, और डी में क्या दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम। तो यहां पूछा गया है ये चारों में से कौन इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो इसमें किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके समान है वो आपको पता लगाना है। तो ध्यान दोगे, इसमें किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है, मतलब किसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो वो है हमारा नियॉन। ठीक है, क्या है, नियॉन, सी नंबर, यानी ये इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आया है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, मीथेन के साथ तो नियॉन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब 11 में देखोगे, आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोरीन, यानी इसमें से जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। इसमें से सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है और स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं, ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं सेम कॉलम में ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है। तो एक चीज ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है, ऐसा। ठीक है, तो इधर जाने से रेडियस डिक्रीज करता है, तो अब इन दोनों में से रेडियस ज्यादा किसका होगा, तो इन दोनों में से रेडियस ज्यादा किसका होगा, तो मैग्नीशियम का होगा। ज्यादा में तो क्लियर हो गया। और एक चीज पता होना चाहिए कि अब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में से किसका ज्यादा होगा। तो ध्यान दोगे, मैग्नीशियम का जो बाह्यतम कक्षा है दैट इज ऑर्बिट, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ऑलरेडी ये जो ऑर्बिट है वो रिमूव हो जाएगा, ये तो ऑर्बिट खत्म हो जाएगा ना। जैसे कि मैग्नीशियम में अगर हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बाह्यतम कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैग्नीशियम में 2+ आ गया, तो अगर ये 2+ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए थे, तो ऑर्बिट तो फिर बचेगा ही नहीं उसके पास। यानी देखा जाए तो वैलेंस ऑर्बिट उसका बाहरी कक्षा, फिर तो उसका इसका अंदर वाला ऑर्बिट आ जाएगा ना फिर। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा हमारा ये होगा। सबसे बड़ा का अगर बात किया जाए तो कौन होगा, तो मैग्नीशियम होगा। अब क्वेश्चन आ जाती है सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा इसमें से कौन होगा, तो सेम उसी प्रकार से सबसे छोटा हमारा एल्यूमिनियम 3+ हो जाएगा, सबसे छोटा ऑर्बिट। जैसे अभी हम क्या बताएं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ये मेरा बड़ा होगा। अब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में से कौन बड़ा होगा, तो मैग्नीशियम ही बड़ा होगा। ठीक है, प्लस होने से रेडियस डिक्रीज करता है, तो अब मैग्नीशियम का रेडियस सबसे ज्यादा है, छोटा किसका हो सकता है अब, तो एल्यूमिनियम का या तो एल्यूमिनियम प्लस का। तो अभी क्या बताएं कि प्लस होने से रेडियस डिक्रीज करता है, तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3+ में से रेडियस छोटा किसका होगा, तो एल्यूमिनियम 3+ का होगा। यानी ये रेडियस सबसे ग्रेटर हो गया और ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। यानी आंसर में क्या आता, ग्रेटेस्ट में Mg और स्मॉलेस्ट में Al3+। तो Mg और Al3+ जहां होगा वो आंसर आएगा, जो कि बी नंबर में है, यानी 12 का हो गया हमारा बी नंबर। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 13 में, द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ब्लॉक का मतलब यहाँ क्या है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आएगा उसे एस ब्लॉक कहते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा उसे पी ब्लॉक कहते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा उसे डी ब्लॉक कहते हैं,
और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाएगा उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। तो कन्फिग्रेशन की अगर बात किया जाए तो ध्यान दोगे, ये है मेरा एस ब्लॉक इलेमेंट का कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये है मेरा पी ब्लॉक क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। ये है मेरा डी ब्लॉक का और ये है मेरा एफ ब्लॉक का। तो पूछा गया है कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी नंबर आ जाएगा, ठीक है, 13 का सी। इसके बाद 14 में है, देखोगे BeCl2। BeCl2 का यहां बताना है डायपोल मोमेंट। अगर इसका स्ट्रक्चर का अगर बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा, इस प्रकार से, और यहां 180 का एंगल बनता है, यानी ये लीनियर होगा, जिसके चलते ये जो डेल्टा माइनस और ये जो डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस होता है, तो दोनों तरफ से इसका अट्रैक्शन समान होने के चलते और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने के चलते इसका डायपोल मोमेंट जो है सो क्या होता है, तो 0 होता है। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 में, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं तो सीधे से ये भी हम समझ सकते हैं कि O2 कितना बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा, और नहीं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इसका बॉन्ड ऑर्डर बताया गया है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 में है शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल यानी H2 पढ़े होंगे तो इसका शेप इस प्रकार से आता है। हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया है इसका शेप, यहाँ एक लॉन पेयर हो जाता है, इसका एक लॉन पेयर हो जाता है, यानी इसका शेप हमारा इस प्रकार से आता है। तो इसको भी शेप्ड बोलते हैं, या तो फिर इसको हम लोग बेंट कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में इसका भी शेप नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में बेंट दिया हुआ है, जो कि सी नंबर में है। 16 का सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सी नंबर हो जाएगा, बेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। अगर भी शेप्ड होता तो हम भी शेप्ड कह सकते थे। इसके बाद है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। 17 में है कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ये भी आप हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़े हो। इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होता है। क्या होता है, तो sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसका हो जाएगा सी नंबर। 17 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अब 18 में आ जाता है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो कोई भी एलिमेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका जो है सो एंथैल्पी 0 होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में कहने का मतलब है कि सीधे उसका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी तो 0 हो जाएगा, यानी 18 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। 18 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। और 17 का क्या हो गया, sp3 यानी सी नंबर। 17 का सी हो गया, 18 का बी हो गया, 16 का सी हो गया, ठीक है। और O2 में जो 2 बॉन्ड ऑर्डर उसका 2 था, यानी इसका आंसर बी हो गया। ध्यान दोगे, 15 का बी, 16 का सी, 17 का सी और 18 का बी आ गया। अब इसके बाद 19 में ध्यान दोगे, में है फॉर द प्रोसेस टू occurs अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में पता होना चाहिए डेल्टा टी का मान 0 होता है, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी डेल्टा टी का मान 0 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा।
20 में है फॉर द रिएक्शन, ये जो एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन दिया है मतलब क्लोरीन जो है सो गैसियस फॉर्म में ही जा रहा है, बट एटॉमिक से मॉलिक्यूलर फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बताना है। तो इसमें दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इस कंडीशन में एंथैल्पी जो है सो हमारा डिक्रीज करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एटॉमिक से मॉलिक्यूलर में जा रहा है, एटॉमिक से मॉलिक्यूलर में अगर जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर में ध्यान दोगे, सॉरी 20 नहीं 21 में ध्यान दोगे, ये तो 20 ही था। 20 में क्या हो गया आंसर, तो बी नंबर। 21 में है द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ध्यान दोगे 21 में दिया हुआ था, 4 ऑप्शन है इसका, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, बी में है डेल्टा एस लेस देन 0, सी में है डेल्टा जी लेस देन 0 और डी में है डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। तो इसमें पूछा गया है क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन क्या होगा, तो ये होता है अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू 0 से अगर छोटा आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन यही है। इसके बाद 22 में है, 22 नंबर में ध्यान दोगे H इक्वल टू यू प्लस पी भी। तो इसमें पूछा गया है इन दी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है रिलेशन, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में U रिप्रेजेंट्स, ये जो U है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रहे ये एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, H ये इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो U जो है सो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इंटरनल एनर्जी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा किसका, 22 का। ठीक है, 22 का डी नंबर। इसके बाद 23 में है, 23 में एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में है वो रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे तो अगर आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े होगे, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पढ़े होगे तो क्या बताया गया है, जो प्रोडक्ट में रहता है वो पहले आता है, तो प्रोडक्ट वाले को हम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट में दोनों है तो दोनों आ गया, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन आ गया कैपिटल ब्रैकेट के साथ। फिर जो LHS में है वो आता है। ठीक है, एक चीज ये भी बताया गया होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग निकालते हैं, इसमें जो सॉलिड स्टेट में रहता है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है तो वो हट जाता है। तो ये सॉलिड स्टेट में है, S मतलब सॉलिड स्टेट हट जाएगा, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी हट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा सिर्फ ये CO2 गैसियस फॉर्म, ये बच जाएगा, यानी Kc का वैल्यू हमारा ये आएगा। तो ये ऑप्शन कहां पर है हमारा, तो डी नंबर में है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, तो डी नंबर आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आ गया, तो डी नंबर आ गया। अब इसके बाद 24 में है द कंजुगेट एसिड ऑफ
H2O, कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। तो ध्यान दोगे H2O का, यानी क्वेश्चन नंबर ये है 24, H2O का कंजुगेट एसिड के बारे में बताना है। तो अगर आप लोग कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस अगर पढ़े हो तो ध्यान देना, इसका कंजुगेट एसिड बताना है। तो इसका कंजुगेट एसिड कब बनेगा? जब ये बेस होगा। अगर ये बेस है तो बेस का कंजुगेट एसिड हो सकता है, और अगर ये बेस है तो ये हाइड्रोजन को गेन करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा। अगर इसमें H प्लस मिला दिया जाए, मिलाने के बाद H3O प्लस बनेगा, तो ये हमारा बेस हो गया और ये एसिड हो गया। ठीक है, तो इसका कंजुगेट एसिड हमारा ये होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस पढ़े होगे। H प्लस मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन गेन करता है वो बेस है। और अगर ये बेस है तो वो एसिड है, और इसी बेस का कंजुगेट एसिड हमारा वो होगा। तो इसमें पूछा गया है कंजुगेट एसिड, तो इसका कंजुगेट एसिड ये हो जाएगा आंसर। अगर इसी में पूछा जाता कि इसी H2O का कंजुगेट एसिड नहीं पूछा जाता, बेस क्या होगा, तो बेस तो तभी होगा जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एसिड क्या करता है? H प्लस को डोनेट करता है। तो अगर ये अपने आप से H प्लस को डोनेट कर देगा तो क्या बचेगा इसके पास? OH माइनस। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये एसिड हो जाता और ये हो जाता बेस। क्वेश्चन यहां घुमा सकता है। पूछा गया है H2O का कंजुगेट एसिड कौन है, तो एसिड कब बनेगा? जब H को वो गेन कर लेगा। तो ये मेरा एसिड बन गया, किसका? उसका। और इसका कंजुगेट बेस कब बनेगा? जब ये H प्लस को अपने आप से अलग करेगा। तो जैसे ही ये अपने आप से H प्लस को अलग करेगा तो बनेगा OH माइनस, जो क्या होगा? बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा। किसका? तो H2O का। यानी H2O का अगर हमसे पूछा जाएगा कंजुगेट एसिड कौन है, तो H मिला दो। किसी का भी अगर कंजुगेट एसिड पूछ दिया ना तो सीधे से उसमें एक H डाल दो। अगर किसी का कंजुगेट एसिड पूछ दे तो उसमें एक H मिला दो, तो मिलाने से H3 हो गया, H2 से H3 हो गया, H3O प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर कंजुगेट बेस अगर किसी का पूछ दे तो सीधे से उससे एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो इसे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो OH माइनस बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया? कंजुगेट बेस। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। इसका कंजुगेट एसिड पूछा गया है, तो उसमें एक H मिला दो, तो क्या हो जाएगा? H3O प्लस। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो H3O प्लस इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या है यहां पर, कहां पर इसका आंसर है ये? तो 24 का सी नंबर, 24 का सी नंबर आ गया। 25 में है assuming complete dissociation calculate pH of the 0.0001 MHCl। ठीक है, तो ध्यान दोगे थोड़ा सा इधर। हमारे पास है 25 में 0.0001 MHCl। ठीक है, और इसका कंप्लीट डाइसोसिएशन हो जा रहा है, इसका कंप्लीट डाइसोसिएशन हो जा रहा है, पीएच निकालना है। तो इसमें H प्लस कितना है? 0.001, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/10,000। क्या लिख सकते हैं? तो 1/10,000, यानी 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं। तो पीएच का वैल्यू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस, ऐसा होता है फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला होता है। H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -4 है, 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब लॉग में जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, माइनस पहले से है, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या बचेगा? 4। क्या बच गया? इसका वैल्यू 4 आ गया। ऐसे इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं 26 में। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 26 में एक रिएक्शन दिया हुआ है ये, जो कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन।
अगर इसमें H2 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, H2 को ऐड कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ए में है रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट की तरफ लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है नो इफेक्ट। इसके बाद सी में दिया हुआ है रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। किधर चला जाएगा? तो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो एक चीज ध्यान रहे, अगर हम इधर का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारा उधर मूव करेगा, और अगर इधर का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर मूव करेगा। सॉरी, इक्विलिब्रियम हमारा। तो हम हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में मूव करेगा, मतलब उधर चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम जो है सो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन दे दिया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम जो है सो किधर प्रोसीड करेगा? तो वो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 में ध्यान दोगे, 27 में क्या है? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का ढेर सारे वीडियो हम बना के रखे हैं, उसको देखोगे एक बार। इसमें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो आ जाएगा 2 × +1। क्या हो जाएगा? 2 × +1। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो 4 × -2 हो जाएगा, R = में 0। जब कोई भी कंपाउंड में यहाँ ऊपर में प्लस माइनस कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो उसे हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। और न्यूट्रल कंपाउंड में जितना सारा एटम्स है, सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, 1 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सभी को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दोगे, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 है, क्योंकि ये नॉन मेटल हाइड्राइड है। नॉन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 बताया गया और मेटल हाइड्राइड में -1 बताया गया। ध्यान दोगे, ये सब प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। प्रॉपर्टी एक बार जरूर देखोगे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का +1 हो गया, 2 हाइड्रोजन था तो 2 × +1 कर दिए। सल्फर का निकालना है, उसे हम x मान लिए। ऑक्सीजन का यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। सबको जोड़ने से 0 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 + x -8 = 0, x - 6 = 0, यानी x = +6 आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा, जो कि आंसर कहाँ पर है? तो डी नंबर पर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 28 में ध्यान दोगे। 28 में क्या है? फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो इसमें ए में दिया हुआ है ClO-, 2 में दिया हुआ है ClO2-, इसके बाद सी में दिया हुआ है ClO3-, और डी में दिया हुआ है ClO4-। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ClO4-, 28 का। अब इसके बाद 29 में ध्यान दोगे, IUPAC नेम लिखना है। तो किसका IUPAC नेम लिखना है वो ध्यान दोगे। ये है CS3। CS3 में यहाँ पर कंप्लीट में ब्रैकेट लगा करके दिया हुआ है 3, यहाँ 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ C दिया हुआ है, यहाँ Cl दिया हुआ है। तो इसका IUPAC नेम लिखने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो, यहाँ एक कार्बन है, कार्बन एक है, और इस कार्बन में CH3 3 बार है। तो एक कार्बन लेकर के हम इधर CH3 लगा लिए, इधर CH3 लगा लिए, और इधर CH3 लगा लिए। और कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो अभी तो कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड और लगा करके यहाँ पर हम क्लोरीन ले लिए। मतलब बीच में एक कार्बन है, इसका 3 तरफ से 3 CH3 है, और एक तरफ हमारा Cl है। तो जब भी हम इसका IUPAC नेम अगर लिखना चाहें, तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेते हैं। तो इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमारा ये आ जाएगा, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लेने के बाद हम लोग किसी एक एंड से नंबरिंग करते हैं।
तो ये इंड है और इसका दूसरा इंड ये है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, तो ध्यान दोगे 2 में मेरा Cl है तो आ जाएगा 2 में क्लोरो, क्या आ जाएगा क्लोरो। फिर यहाँ पर 2 में मिथाइल है, 2 में क्या आ जाएगा तो मिथाइल, और 3 कार्बन का प्रोपेन, ये आ गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, नंबर और नाम के बीच में अगर ये हाइफेन नहीं लगाओगे, डैश नहीं लगाओगे तो गलत होगा, इसी ध्यान रखना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 में क्लोरो 2 में मिथाइल और प्रोपेन। अब अगर इस मिथाइल को इधर कर दोगे, इसको इधर कर दोगे तो उसमें भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप आता है, उसके बाद ब्रांच आता है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आता है। तो अब देखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ पर है, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कहाँ है तो बी नंबर में है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 30 में, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना है और पाई बॉन्ड बताना है, किसमें तो 30 नंबर में। तो सबसे पहले बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, C6H6। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान दोगे, कार्बन 6 है, कार्बन पहले हम 6 ले लिए, ऐसा होता है इसमें ये, ठीक है। 6 हाइड्रोजन भी ले लिए हम लोग इसमें, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसमें ध्यान दोगे क्या करना होगा, यहां अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इस डबल बॉन्ड के चलते इसका 4 बॉन्ड इसका 4 बॉन्ड हो गया। अब यहां और यहां डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, अब हम यहां पर डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड बना दिए, ये हो गया कंप्लीट। तो एक चीज आप लोग पता होना चाहिए कि कहीं भी इस प्रकार से 2 एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होता है। 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है। 2 एटम्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है, ये हमेशा याद रखोगे। 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा एक पाई, 2 बॉन्ड के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। अब यहां पर तो ध्यान दोगे, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये सिंगल है तो सिग्मा होगा, ये सिंगल है तो सिग्मा होगा, ये सिंगल है तो सिग्मा होगा, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर मेरा सिग्मा होगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, फिर यहाँ पर सिग्मा होगा, यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ पर पाई होगा, ठीक है। यानी इसके अनुसार सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर आ जाता है मेरा 12। अब पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई 1 2 3, पाई बॉन्ड हमारा आ गया 3, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आ गया 12 और पाई बॉन्ड आ गया 3, यानी इसका आंसर होना चाहिए था सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 31 में, तो 31 देखने से पहले एक चीज ध्यान दोगे, अगर कार्बन में इस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, मतलब कार्बन के चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर बना हुआ है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। अगर कार्बन 3 ही तरफ बॉन्ड बनाया है, किसी 2 तरफ सिंगल और किसी एक तरफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर sp2 होता है। अगर कार्बन 2 ही तरफ बॉन्ड बनाया है इस प्रकार से तो इसमें क्या होगा sp होगा। अगर कार्बन इस प्रकार का स्ट्रक्चर में है तो sp3 होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर में है तो sp2 होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर में है तो sp होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ 31 में पूछा गया है कि 31 में H3C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से होता है। तो ये कार्बन का जो यहाँ स्ट्रक्चर जो बॉन्ड जो दिख रहा है वो इसके जैसा है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। sp2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसके बाद 32 में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल।
तो इसका ऑप्शन है ए में NH3 Cl प्लस Cl- और H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, ध्यान दोगे। 32 का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 33 में ध्यान दोगे, 33 में जो है 33 में CH3 CH2O CH2 CH3 है, एक ये है, और एक दूसरा जो है हमारा CH3O CH2 CH2 और CH3 है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो ध्यान रखोगे, अगर आप आइसोमेरिज्म पढ़े हो तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो मेटामेरिज्म है। क्या है इसमें, तो मेटामेरिज्म है, यानी डी नंबर है। किसका, तो 33 का। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम 34 में आते हैं। 34 में है दी substituents that cannot be classified an electron withdrawing group relative to the halogen। तो ऑप्शन है इसका ए में, ध्यान दोगे, ए में है NO2, इसके बाद बी में है -R, सी में है X और डी में है CN। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। इसमें पूछा गया है सब्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, तो बी नंबर। 35 में ध्यान दोगे, 35 में है एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में HBr। ये तो इसमें यहां पर एक क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो बताना है। तो ध्यान दो क्या बनेगा इसमें, इसका जो HBr है, इसमें से ये जो 2 कार्बन यहां दिख रहा है, ये यहां हाइड्रोजन इस प्रकार से है, ऐसा है। यहां जो 2 कार्बन जो दिख रहा है, यहां जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, एक कार्बन में इसका हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा और एक में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन उसी में ऐड होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहां पर H2 है, तो इसी में एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा और इसमें हमारा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी ये बनेगा। इसमें उसी में ऐड हमारा इसी 2 में से किसी एक में करना है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े होगे। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा रहता है उसी में हाइड्रोजन आएगा। तो इसमें CH3 हो गया और इसमें ब्रोमीन आ गया, तो हमारा ये बनेगा। और वहां डबल बॉन्ड से क्या बन गया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ऐसा CH लिख सकते हैं, यहाँ Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। 1 2 3, तो 2 ब्रोमो, इसका नाम क्या है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है। 36 में है द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन। इथाइन यानी हमारा ये इथाइन है। ठीक है, इथाइन में क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, इसमें हम लोग को वाटर मिलाना है। वाटर मिलाना है किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4। तो सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब H2O इसमें हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, पहले डबल बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों में एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक में OH आ जाएगा। मान लो कि ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH के साथ OH आ जाएगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पर इसमें
रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर होगा तो क्या होगा, सो ध्यान दोगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जब होगा इसमें तो इसका जो एक हाइड्रोजन है वो यहां पर आ जाएगा, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो यहां पर आ जाएगा, तो क्या होगा CH3 और यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, बी नंबर। यानी इसे शॉर्ट में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3CHO, ये लिख सकते हैं CH3CHO, जो कि ऑप्शन में कहां पर है, तो बी नंबर में है, किसका, तो 36 में। इसके बाद 37 में ध्यान दोगे, 37 में है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, प्लेनरिटी, दूसरा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग और हकल्स रूल, और डी में ऑल ऑफ दीज, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, किसका, तो 37 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद 38 में ध्यान दोगे, 38 में है एक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम है इन दोनों क्लोरीन से रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करके ये CH3 आपस में ऐड हो जाता है इस प्रकार से। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं C2H6, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, C2H6, और यहां से प्लस में 2 NaCl रिमूव हो जाता है। तो ये पता है क्या, ये ऊर्ज रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 38 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम 39 में आते हैं, 39 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल कौन नहीं है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या क्या है ऑप्शन में, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रिजोनेंस इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ये तीनों का तीनों में जो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड में मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। चौथा ऑप्शन में है डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का, यानी 39 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें जो डिस्टिलेशन जो दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कोवलेंट बॉन्ड में नहीं होता है। इसके बाद देखोगे 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर में एक रिएक्शन दिया हुआ है, 40 नंबर में एक रिएक्शन दिया हुआ है और यहां पर है कॉन्क H2SO4, ठीक है, क्या है यहां पर, तो कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमेशा याद रखोगे ये जो कॉन्क H2SO4 जो है ना, ये डिहाइड्रेटेड कंपाउंड है, कहीं से H2O को रिमूव करवाता है, H2O को हटाता है। तो यहां से अगर H2O अगर हटाएगा तो कैसे हटाएगा उसको ध्यान देना। थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। अब यहां से जब H2O हटाएगा ना तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से एक OH हटेगा, मतलब ये कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से एक OH। इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हो। ये जो यहां दिख रहा है CH3 CH2 OH, इसको ऐसे दिखा सकते हो। अब यहां ये क्या बताएं, इसका काम क्या है, इसका काम है डिहाइड्रेट बनाना, डिहाइड्रेशन करना, मतलब H2O को रिमूव करना। तो यहां से अगर H2O रिमूव हो जाएगा, ऐसे यहां से H2O अगर रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर,
तो यहाँ पर CH2 बचेगा। क्या बचेगा? CH2। फिर यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, फिर यहाँ पर CH2 बच जाएगा ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? C2H4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C2H4 लिख सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास में झारखंड बोर्ड के द्वारा 11th साइंस में केमिस्ट्री का मॉडल सेट, जो 2024 वाले बच्चों के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। इसका एक बार आंसर की देख लोगे, ध्यान दोगे इसका आंसर की क्या है? तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास साइंस वाले बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री का झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024 में जो मॉडल सेट जारी की गई थी उसका क्वेश्चन और आंसर। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दें, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का और लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए ला सके। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नए क्लास में अब आपके लिए नया मॉडल सेट के साथ, नए क्वेश्चन, नए आंसर के साथ हम फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।